पीजीटी की तैयारी करने वाले दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले, अगर आपने लिटरेरी फॉर्म से लिटरेरी टर्म्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको वो देख लेने चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम अब करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। चलिए हम टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। तो जब भी ओवर स्टेटमेंट की बात की जाती है या एक्सेजरेशन की बात की जाती है तो वहाँ हाइपरबोल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया जब भी कहीं किसी भी लिटरेचर में किसी लाइन में आपको आवाज़ की यानी किसी भी साउंड का पता चलता है तो वो उसमें ओनोमेटोपोइया होता है। तो यहाँ हम याद रखेंगे, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग। लैपिंग वाटर एक साउंड है, इसलिए इसमें आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ओनोमेटोपोइक। अब इसमें आप देखेंगे तो मरमरिंग एक तरह का साउंड है, इसलिए इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एलिटरेशन मे बी डिफाइंड एज। सो दिस इज अ टाइप ऑफ रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। सो एलिटरेशन एक तरह का रिपीटेशन होता है स्पीच साउंड का, जो कि एक सीक्वेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। सो आपको पता है जब लिविंग कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी लिविंग थिंग होती है और उसको जब हम नॉन लिविंग यानी नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है और पर्सोनिफाइड किया जाता है अगर किसी को। तो जैसे अभी देखिए यहाँ थर्स्टी अर्थ लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, तो प्यास जो है वो एक तरह की किसी लिविंग जो क्रिएचर है उसकी निशानी है या उसका सिंबल है, जबकि यहाँ बात की जा रही है अर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय द साउंड इज कॉल्ड। तो कोई भी साउंड का अगर हमें पता चलता है तो ओनोमेटोपोइया होता है। अब पहले पढ़ लिया हमने, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। ये लाइन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से है, थॉमस ग्रे की। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, क्या है इसके अंदर देखते हैं। नंबर 1 इसमें दिया हुआ है पर्सोनिफिकेशन, सेकेंड ऑक्सीमोरन, थर्ड है आपका मेटाफर एंड नेक्स्ट इज सिमली। सो इसमें जो है एक तरह की सिमली का यूज किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइन द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। सो इसके अंदर मेटाफर है फायर ऑफ पैशन, मतलब एक तरह का कंपैरिजन किया गया है, लेकिन कोई कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। जब भी दो आइडियाज को एक साथ रखा जाता है और वो भी अपोजिट आइडियाज को, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन होता है। ओके, नेक्स्ट, सॉरी जस्ट अ मिनट, या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are thought of as living being, the figure of speech। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, पर्सोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट नेमली they were swifter than eagles
and stronger than lions. Constrained figure of speech. So in this contained figure of speech called, तो इसमें हम कहेंगे कि ये क्या है, हाइपरबोल है, हाइपरबोल है, क्योंकि स्विफ्टर दैन ईगल्स मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, एक्सेजरेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Which figure of speech has been used in the following line? Even thus last night and 2 nights more I lay and could win thee sleep by any stealth. So here you can say कि जहाँ भी आपको इस तरह का एड्रेस दिखता है, देखिए यहाँ पे आपका एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, एड्रेस मार्क बोलते हैं जनरली यहाँ पे, तो ये जो होता है ये अपोस्ट्रॉफी होता है, ये याद रखना है. जहाँ भी किसी भी लाइन में आपको ये अपोस्ट्रॉफी दिख जाए, सॉरी जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो दिख जाए और एड्रेस हो रहा हो, देन आप समझ सकते हैं कि वहाँ अपोस्ट्रॉफी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Which figure of speech has been used in the following line? O world, O life, O time. यहाँ भी सेम कंडीशन है, आप देख सकते हैं, तो ये भी एड्रेस किया गया है, तो यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी होगा. नेक्स्ट देखिए, फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम कॉल्ड A. rhetoric, B. prosody, C. uses and D. syntax. So यहाँ जो आंसर है आपका वो A है, और जिसे हम rhetoric कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Simile, metaphor, personification and apostrophe are the figures of speech which are based on. ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये किस पर बेस्ड हैं? कंट्रास्ट पे बेस्ड हैं, एसोसिएशन पे बेस्ड है, रिजेम्बलेंस पे बेस्ड हैं, या कॉन्स्ट्रक्शन पे बेस्ड? तो ये सारे जो है एक तरह से रिजेम्बलेंस पे बेस्ड हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है. तो मुझे लगता है कि जो सिम्बली और मेटाफर हैं ये कंपैरिजन बेस्ड हैं, वाइल पर्सोनिफिकेशन अपस्ट्रॉफी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं रिजेम्बलेंस बेस्ड हैं. तो यहाँ कई फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें अलग अलग भी हो सकते हैं. नेक्स्ट देखिए 16. एंटीथेसिस एंड एपिग्राम आर सच फिगर्स एज आर बेस्ड ऑन. तो यहाँ पे एंटीथेसिस और एपिग्राम दोनों ही कंट्रास्ट बेस्ड हैं. आप जानते हैं दो कंट्रास्ट आइडियाज़ को रखा जाता है एंटीथेसिस में, या कोई लाइंस होती हैं उनको रखा जाता है जो कंट्रास्ट लाइंस होती हैं जनरली, और ऐसे ही एपिग्राम में होता है. तो दिस इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17. फिगर्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन आर. एसोसिएशन पे बेस्ड जो फिगर्स होते हैं वो कौन से फिगर्स होते हैं वो हम देखते हैं. तो एसोसिएशन पे बेस्ड जो फिगर्स होते हैं वो होते हैं आपके मेटोनिमी एंड सिनैक्टकी, ये दोनों जो है इस पर बेस्ड होते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे यहाँ पे क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स आर द फिगर्स ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन. सो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स जो हैं ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये एसोसिएशन बेस है, यानी क्लाइमैक्स जो होता है, जो क्लाइमैक्स होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है, ये जनरली एसोसिएशन बेस्ड है. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में है I see a lily on the brow pale with anguish. The figure of speech is pale with anguish. Anguish is a quality of any human being, you can say. And यहाँ पे किसको बताया गया है? वैसे फ़िलहाल यहाँ पे क्या किया गया है कि एक तरह से कंपैरिजन किया गया है. सो यहाँ पेल की बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पे एक कंपैरिजन फिगर ऑफ स्पीच का एक कंपैरिजन किया जा रहा है. जैसे आई सी अ लिली ऑन द ब्रो पेल विद एंग्विश, तो यहाँ पे ये डी दिखा रहा है, लेकिन नहीं, पेल विद एंग्विश की अगर हम बात करेंगे सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन हेयर. मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस बात से कि ये मेटाफर है, राइट. सो
क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज अपोजिट ऑफ हाइपरबॉल? हाइपरबॉल का अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो वो होता है लिटार्ड्स। सो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ही दैट लॉसेथ हिज लाइफ shall save it. Figure of speech is, he that loseth his life shall save it. So इसमें एक तरह का पैराडॉक्स दिखता है, तो ये पैराडॉक्स है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, which figure is also known as rhetorical question? Which figure is also known as rhetorical question? तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए लिटार्ड्स, सिनैक्टोकी, इंटरोगेशन एंड पैरोडी। सो यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन सी सही है, यानी इंटरोगेशन ही होता है। नेक्स्ट क्लाइमैक्स, क्वेश्चन नंबर 23, क्लाइमैक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच सिग्निफाइज अ लैडर। क्लाइमैक्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि एक लैडर को सिग्निफाई करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज बैथस, पन, क्लाइमैक्स, एंटीथेसिस। तो यहाँ पे जो होगा वो बैथस होगा, यानी एंटी क्लाइमैक्स को ही बैथस कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द टी इज आइस कोल्ड, फिगर ऑफ स्पीच इज। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच दिखाया गया है, ये फिगर ऑफ स्पीच, जस्ट अ मिनट, या इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच दिखाया गया है ये ऑक्सीमोरन दिखाया गया है। द टी इज आइस कोल्ड, है ना, सो यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट, इन विच फिगर वॉल साउंड आर रिपीटेड। यहाँ पे याद रखना है, जहाँ वॉल साउंड रिपीट होते हैं वहाँ पे आपका एजोनेंस होता है, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं वहाँ पे एलिटरेशन होता है। कई बार आ चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, तो हर एग्ज़ाम में जनरली ये पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे एजोनेंस एंड एलिटरेशन। फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे वॉल साउंड रिपीट होते हैं वहाँ पे आपका एजोनेंस होता है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं वहाँ पे एलिटरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखिए टॉटोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज। टॉटोलॉजी को क्या कहते हैं? सो दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लेोनॉज्म। तो याद रखना है, टॉटोलॉजी को प्लेोनॉज्म ही कहते हैं। नेक्स्ट, a ludicrous descending order of the series of ideas is the description of। so ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। जो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइडियाज़ होता है, कोई डिस्क्रिप्शन होता है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है एक तरह से, उसको एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी एंटी क्लाइमैक्स। तो वो एक तरह का एंटी क्लाइमैक्स होता है, तो यहाँ पे जो बी है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स का। तो ये कौन से ऑर्डर में होगा? ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। नेक्स्ट, सर्कमलोकेशन, क्वेश्चन नंबर 30, सर्कमलोकेशन इज ऑल्सो नोन एज। सर्कमलोकेशन को दूसरे टर्म्स में पेरीफ्रेजेस भी कहा जाता है। सो याद रखना है आपको, पेरीफ्रेजेस भी इसको कहा जाता है, सर्कमलोकेशन को। नेक्स्ट, I must be taught my duty and by you, I must be taught my duty and by you, figure of speech। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो हम देखते हैं, इसमें आपका आयरनी है, तो हमें याद रखना है यहाँ पे आयरनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32,
टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लाइबल अ क्राइम, टू स्लैंडर अ सिन, द फिगर ऑफ स्पीच इज। तो इसमें क्लाइमैक्स है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्लाइमैक्स है। नेक्स्ट, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, द फिगर ऑफ स्पीच। आपको लैपिंग सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ऑनोमेटोपोइया है, क्योंकि आप देख रहे हैं लैपिंग साउंड का पता चल रहा है आपको, तो यहाँ पे ऑनोमेटोपोइया होगा। नेक्स्ट देखिए, योर्स इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज, दिस फिगर इज। तो यहाँ पे मेटाफर होगा, यहाँ पे एक कंपैरिजन है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, बट पेशेंस टू प्रूव इट बैट मरमर सून रिप्लाइज, द फिगर ऑफ स्पीच इज। फिर मरमर साउंड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा कट रहा है, जस्ट सो इन दिस आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। यहाँ पर यहाँ पे ऑनोमेटोपोइया होना चाहिए, इसलिए इसमें नन ऑफ दिस का आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री, देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज द ट्री। सो ओ अर्थ what changes has thou seen। so here आप देख रहे हैं एड्रेस हो रहा है अर्थ को, तो ये अपोस्ट्रोफी है, so इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से अपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट इज। सो ब्रीफ सेइंग जो होती है और बहुत ही विटी थॉट होता है, उसे एपिग्राम कहते हैं। सो रिमेंबर, this is epigram। Next, question number 38, difference between reality and appearance creates irony। so here A, इससे पहले भी ये आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, in which figure of speech a part is used to show the whole, a part is used to show the whole or the whole to a part। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए याद रखेंगे। यहाँ जहाँ पार्ट में होल और होल में पार्ट शो किया जाता है, दैट इज सिनोप्टॉक। सो दैट इज सिनोप्टॉकी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, इन विच फिगर अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन। सो हियर दिस इज लिटॉट्स। तो याद रखेंगे, जहाँ नेगेटिव एक्सप्रेशन, वेयर नेगेटिव एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन। नेक्स्ट, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, द फिगर इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए याद रखेंगे। सो इन दिस अ पर्सोनिफिकेशन, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, द प्यूरिटन हैड बीन रेस्क्यूड बाय नो कॉमन डिलीवरर फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ नो कॉमन फो, द फिगर इज। तो ये जो यहाँ फिगर है, दैट इज लेटोट। यहाँ भी लेटोट्स है, तो हम इसमें ए लगाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, द कूप, the cup that cheers but not inebriates, the figure is। so that is metonymy, that is metonymy। next, he got a golden opportunity to pass the examination, the figure is। he got a golden opportunity to pass the examination। so here a figure of speech that you can say here's a metaphor। next, 10,000 saw I at a glance, the figure of speech is। very very important और पूछा ही जाएगा, तो इसका याद रखना है आपको।
10,000 at a glance, ये these lines are from daffodils, you know, of Wordsworth. तो यहाँ पे जो होगा वो एक तरह का हाइपरबॉल है, 10,000 at a glance, so हाइपरबॉल है. Next, question number 46. He looks smart, thou he is at the sunset of his life. The figure is. तो इस तरह का जो फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर है, एक तरह का कंपैरिजन दिखाया गया है. गो टू द नेक्स्ट. 47. Hail smiling morn, the figure is. आपको यहीं दिख रहा है अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि इसमें जो है एड्रेस किया जा रहा है किसको, मॉर्निंग को. ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना, हो सकता नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी है. सो याद रखना है, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ जो पूछा गया है फर्स्ट वन, दैट इज you can say this is apostrophe. Now next, question number 48. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. Here the figure of speech is. So यहाँ जो figure of speech है वो आपका personification है. Next, boys will be boys, the figure is. Very important, बहुत बार पूछा गया है. Boys will be boys, so this is epigrammatic statement. Next, he sheds tear of joy at his son's brilliant success. The figure of his speech is. So here is oxymoron. Here is oxymoron. Tear of joy. So here is oxymoron, just opposite ideas or words are opposite words are put together. Next, question number 51. Mercy blesseth him that gives and him that takes. So ये लाइन्स जनरली मर्चेंट ऑफ वेनिस के मर्सी जो पोम है वहाँ से ली गई हैं. तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच आपका बनेगा, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52. इसमें देखिए, लोलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर. यंग एम्बिशंस लैडर, हेयर इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे भी आपको मेटाफर ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53. Chatter, chatter as I flow to join the brimming river. Here the figure of speech is. So यहाँ पे आप देख रहे हैं chatter की आवाज़ जो है, sound जो है, that suggests that it is onomatopoeia. Next, exult O shores and ring O bells. Here is the figure of speech. So here address किया जा रहा है, so you can say here that is apostrophe. Next, just for a handful of silver he left us. The figure of speech is. Just for a handful of silver he left us. The figure of speech is. So here जो figure of speech है, ऑप्शन देखते हैं. So this figure of speech is, you can say, yeah, this is synecdoche. This is also synecdoche. Next, question number 56. Search out the figure of speech, figure oxymoron. Search out the figure oxymoron. And having nothing he hath all. अब आप देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ही ऐसी है, two generally statements or two you can say ideas are put together and both are opposite. Having nothing, he hath all, उस पर कुछ है भी नहीं और है भी, तो ये एक अपोजिट कंसर्न है, कंट्रास्ट है, यू कैन से, तो ऑक्सीमोरन है यहाँ पे. नेक्स्ट इज 57. आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट. द फिगर इज. सो यहाँ पे ऑक्सीमोरन है. आप देखिए,
स्वीटेस्ट थॉट है, सॉरी स्वीटेस्ट सॉन्ग है और सैडेस्ट थॉट है. टू अपोजिट ideas are put together. Next, question number 58. She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. The figure is, so in this you can say there is a simile, like is used here. Some, in simile we use some words, comparison words, so here like is used. Next, question number 59. It is a wise father that knows his own child. The figure is, so that is epigram. Very pretty saying, very witty saying you can say, so that is epigram here. Next, question number 60. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyball, volleyed and thundered. Here the figure is, so here onomatopoeia, because यहाँ पे आपको थंडर्ड, यहाँ आवाज़ जो आ रही है, साउंड जो सजेस्ट किया जा रहा है, सो दैट इज onomatopoeic साउंड. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61. So spake the seraph, Abjil faithful found among the faithless, faithful only he. Here is the figure is. तो आप देख रहे हैं एंटीथेसिस है, just opposite statements are put together. Among the faithless, and then faithful only he. So both are opposite and you can say this is antithesis. Next, question number 62. The naked every day, he clad when he put on his clothes. Here the figure is, you can say, the naked every day, he clad when he put on his clothes. So here is A, and A is nothing but pun. Next, question number 63. Knowledge is proud that it knows so much, wisdom is humble that it knows no more. Here the figure is, so here personify किया गया है, wisdom is humble और knowledge is proud. knowledge को proud कराया जा रहा है, और यहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी नॉलेज एक नॉन लिविंग आइडिया है, सो उसको जो है प्राउड कराया जाना. प्राउड इज अ क्वालिटी ऑफ एनी लिविंग वन, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64. The best way to learn a language is to speak it, and here it is a climax. The best way to learn a language is to speak it, so that is climax here. Next, question number 65. Scepter and crown must tumble down, and in the dust be equal made with the poor crude scythe and spade. So here in these lines the figure of speech is metonymy. So this is metonymy here. Okay, so this is all about figure of speech. Thank you friends, thanks a lot. Please do like and share and subscribe. Thank you so much. Thanks a lot.